गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको पादपों में वृहत पोषक तत्व एवं लघु पोषक तत्वों की भूमिका पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं जो पादपों की कार्य की को सर्वाधिक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व जो होते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व जो होते हैं वो पादपों के अंदर कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, परासरण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य और भोज्य पदार्थों के संग्रह आदि क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। या ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो इन्हीं वृहत मात्र और वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। हमने आपको कुछ वृहत मात्रिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर, यानी कि हमने आपसे अनिवार्य पोषक तत्वों पर बात की थी, जिनमें पहला हमने आपसे बात की थी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिन्हें अखनिज तत्व भी कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है? जिन्हें अखनिज तत्व भी क्या है, कहा जाता है। ठीक है, देखिए अखनिज जो तत्व होते हैं ये पादपों के अंदर, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं, ये पादपों में कोशिका भित्ति और जीव द्रव के निर्माण की क्रिया के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। हमने आपसे बात की थी नाइट्रोजन को के बारे में और आपको बताया कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आपको हमने बताया कि नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता वृद्धिशील विभजोतकों को होती है, कलिकाओं को होती है और जीवित कोशिकाओं को होती है। पादपों की जीवित कोशिका, वृद्धिशील विभजोतक और कलिकाओं को सर्वाधिक रूप से नाइट्रोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन पोषक तत्व को जब पौधे ग्रहण कर लेते हैं तो पादपों में एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, विटामिन का निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है, क्लोरोफिल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आपको हमने बताया कि नाइट्रोजन की कमी से पादपों के अंदर कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि पादपों के अंदर पत्तियों में क्या हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उनमें जो पर्णहरित हो जाता है, पर्णहरित होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पादपों की पत्तियों में क्या देखने के लिए मिलती है, हमें हरिमाहीनता देखने के मिलती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि पादपों की वृद्धि में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पादपों की वृद्धि में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है या कम हो जाती है। और पौधों की वृद्धि कम होने के कारण मैंने आपको बताया कि पौधे जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आकार में बौने रह जाते हैं। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन की कमी से पादपों के अंदर जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं, उन पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के बारे में। उसके बाद हमने आपको फास्फोरस के बारे में बताया। पादप जो होता है वो फास्फोरस को अकार्बनिक फास्फेट के रूप में क्या करते हैं, अकार्बनिक घुलनशील फास्फेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अकार्बनिक घुलनशील फास्फेट के रूप में पादप फास्फोरस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मृदा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, अर्थात फास्फोरस का जो मुख्य स्रोत होता है वो मृदा होती है। फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या होती है, मृदा होती है। पादप के शुष्क भार का, पादप के शुष्क भार का 2 से लेकर के 8%, पादप के शुष्क भार का 2 से लेकर के 8% क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है।
मैंने आपको बताया कि फास्फोरस जो होती है वो फास्फोलिपिड कोएंजाइम एनएडी एनएडीपी, ठीक है, एटीपी, इन सभी का क्या होता है, एक संगठक होता है। क्या होता है, इन सभी का क्या होता है, एक घटक होता है। फास्फोरस जो होता है वो फास्फोलिपिड का घटक होता है, कोएंजाइमों का घटक होता है, एनएडी का घटक होता है, एनएडीपी का क्या होता है, घटक होता है, ठीक है। और भी सभी घटक जो होते हैं वो पादपों के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, श्वसन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। मैंने आपको बताया कि फास्फोरस की कमी से पादपों के अंदर कौन से रोग होता है। मैंने आपको बताया कि पौधों के अंदर जब फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उनके अंदर सामान्य वृद्धि क्या है, रुक जाती है। पौधों की वृद्धि रुकने के कारण पौधे का आकार कैसा हो जाता है, बौना हो जाता है, और ऐसे पादपों का रंग कैसा हो जाता है, गहरा हरे रंग का हो जाता है। ऐसे पादपों का रंग कैसा हो जाता है, गहरे हरे रंग का हो जाता है। दूसरा मैंने बताया कि पादपों में जब फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उनमें पुष्पन की क्रिया जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात पुष्पन की जो क्रिया होती है या तो धीमी गति से होती है या फिर कैसे होती है, देरी से होती है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों के अंदर क्या हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। और साथ में आपको बताया पादपों के अंदर जो कैम्बियम होता है, जो एधा होता है, उस एधा की सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पादपों के अंदर जो कैम्बियम होता है, ठीक है, या एधा होता है, उसकी सक्रियता किसके कारण कम हो जाती है, फास्फोरस की कमी के कारण। जब पादपों में फास्फोरस की न्यूनता हो जाती है, फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है, तो कमी होने के कारण उन पादपों के अंदर कैम्बियम की सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो है कैल्शियम पे बात करेंगे, मैग्नीशियम पर आपसे बात करेंगे और पोटेशियम पर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। आज हम ये 3-4 तत्वों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आप सभी को आवाज आ रही होगी मेरी। पीछे बैठे हुए जो बच्चे हैं उनको भी आवाज आ रही है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम तत्व पर हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनिवार्य पोषक तत्वों की उपलब्धता, ठीक है, उनकी कमी से होने वाले रोग, उनकी अधिकता से होने वाले उन पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी और अधिकता से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैल्शियम पर, ठीक है। देखिए कैल्शियम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कैल्शियम जो होता है वो मृदा के अंदर क्या है, पाया जाता है, और मृदा में ये किसके रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। और मृदा में कैल्शियम किसके रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि कैल्शियम का जो अयस्क होता है उसके 2 अयस्क होता है। कैल्शियम के अयस्क का नाम होता है डोलामाइट, डोलामाइट, ठीक है। एक का नाम होता है एपेटाइट, एपेटाइट, ठीक है। देखिए कैल्शियम के अयस्कों के नाम मैं बता रहा हूं। पहला अयस्क का नाम है डोलामाइट, दूसरे का नाम है एपेटाइट। नाम सुना है आपने, नहीं सुना है, फिलहाल आप याद रख लेना। और तीसरे का नाम है कैल्साइट। क्या नाम होता है, कैल्साइट। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो मृदा में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कैल्शियम के जो मुख्य अयस्क हैं उनका नाम है डोलामाइट, एपेटाइट और कैल्साइट। डोलामाइट का सूत्र मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये हम जब मैग्नीशियम पढ़ाएंगे, ठीक है, मैग्नीशियम अनिवार्य तत्व पर जब बात करेंगे तब भी हम इसको बोलेंगे MgCO3-CaCO3, ठीक है। ये डोलामाइट का क्या है, सूत्र है,
ठीक है। देखिए डोलामाइट जो होता है, एपेटाइट होता है या कैल्साइट होता है, ये कैल्शियम के क्या होता है, प्रमुख अयस्क होते हैं। पौधा जो होता है वो कैल्शियम को, ठीक है, पौधा जो होता है वो कैल्शियम को कैल्शियम आयनों के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। पौधा जो होता है वो मृदा में से कैल्शियम को कैल्शियम आयनों के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर बात समझ आ गई। देखिए कैल्शियम क्या काम करता है, कोशिका भित्ति के अंदर मध्य पटलिका होती है। पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति की कौन सी पटलिका होती है, मध्य पटलिका होती है। ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, द्वितीयक होती है, तृतीयक होती है। ठीक है, और पादपों के अंदर जो मध्य पटलिका होती है, वो मध्य पटलिका मुख्य रूप से किससे बनी होती है, कैल्शियम से ही बनी होती है। तो पादपों की कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है। कैल्शियम जो होता है, ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका किससे बनी होती है, पटलिका मिडिल लैमेला किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है। देखिए दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें कि कैल्शियम जो होता है वो कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, पादपों में कोशिका विभाजन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है तो कैल्शियम करता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन को प्रभावित करने का कार्य कौन करता है, कैल्शियम करता है। कोशिका विवर्धन का जो कार्य होता है, कोशिका विवर्धन जिसको बोलते हैं सेल इलोंगेशन, कोशिका विवर्धन, कोशिका विवर्धन का मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ सेल, कोशिका के आकार में जो वृद्धि होती है। ठीक है, तो कोशिका विवर्धन, विवर्धन का मतलब है आकार में बड़ा होना। किसका आकार में बड़ा होना, कोशिका का। तो कैल्शियम जो होता है वो कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन की क्रिया में सर्वाधिक रूप से क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए ये कैल्शियम क्या काम करता है पादपों के अंदर, कैल्शियम जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है, साथ में एमिनो अम्लों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। कैल्शियम जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है, साथ में इनके परिवहन में भी सहायक होता है। ज्यादातर ये क्या है, कैल्शियम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के परिवहन में सहायक होता है और एमिनो अम्लों के परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के परिवहन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, तो कैल्शियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने में सहायक होता है। कैल्शियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल कौन से होता है, मैंने आपको बताया न्यूक्लिक अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जीवन का आधार होता है और जीवन के आधार के रूप में क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और इन न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। तो कैल्शियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने में सहायक होता है। तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं कैल्शियम के बारे में। ठीक है, कैल्शियम मृदा में अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है उसके मुख्य अयस्कों के नाम है डोलामाइट, एपेटाइट और कैल्साइट। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो पादपों की कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का एक मुख्य घटक होता है। ठीक है, कैल्शियम पादपों में कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन की क्रिया को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है।
तीसरा मैंने आपको बताया कि कैल्शियम जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के परिवहन में सहायक होता है। और सबसे अंत में मैंने बताया कि कैल्शियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने में सहायक होता है। ठीक है, कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी से किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से पादपों में कौन से लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं? ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूनता के लक्षणों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, या कैल्शियम की कमी से पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, टॉपिक हो गया हमारा न्यूनता के लक्षण। इंग्लिश में बोलेंगे डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स यानी कि कैल्शियम के न्यूनता के लक्षण। जब पादपों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला प्रभाव तो मैंने आपको बताया कि मध्य पटलिका, ठीक है, पादपों की कोशिका जो भित्ति होती है उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। यानी कि पादपों की कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका होती है, ठीक है, वो मुख्यतः किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है या कैल्शियम से बनी होती है। और आपको हम बता दें कि ये कैल्शियम क्या काम करता है। पादपों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनकी कोशिका भित्ति के अंदर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? पादपों के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर क्या हो जाता है? लचीलापन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपको पता लग गया है कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है उस कोशिका भित्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति के अंदर लचीलापन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी है कि जब पादपों में कोशिका विभाजन, पादपों में कैल्शियम किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण की क्रिया में सहायक होगा। जब कैल्शियम कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं करेगा तो कोशिका विवर्धन नहीं होगा, कोशिकाओं का आकार बड़ा नहीं होगा, अर्थात कोशिका विवर्धन क्या होता है? प्रभावित होता है। तो कैल्शियम की कमी होने के कारण पादपों में कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन, ठीक है, सेल इलोंगेशन बोथ आर इफेक्टेड। पादपों में कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन सर्वाधिक रूप से क्या होता है? प्रभावित होता है। कैल्शियम की कमी होने पर पादपों की पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है? हरिमाहीनता, क्लोरोसिस, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? पादपों के अंदर हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पादपों में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, पादपों के अंदर क्लोरोफिल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। साथ में क्या है? पत्ती का जो आकार होता है, कैल्शियम की कमी के कारण पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है? पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है। पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। पत्तियां जो होती हैं उसका शीर्ष भाग जो होता है, पत्तियों का जो आगे का भाग होता है शीर्ष भाग, वो नीचे की ओर क्या है? झुक जाता है। ये जैसे पत्तियां है और इस पत्ती का ये अग्र यानी कि शीर्ष भाग होगा वो नीचे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। इसे अंकुरित शीर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकुरित शीर्ष कहते हैं। ठीक है, एपिकल जर्मिनेशन क्या है आपको मैं बता दूं। अंकुरित शीर्ष आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, अंकुरित शीर्ष क्या है? तो आप लिखेंगे कि पादपों में कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से, ठीक है,
पादपों की पत्तियां विकृत हो जाती है और पादपों की पत्तियों का जो शीर्ष भाग होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अंकुरित शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंकुरित शीर्ष कहा जाता है। ये आपने देखा कि कैल्शियम की कमी से पादपों में ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति में लचीलापन कम हो जाता है, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण या विवर्धन कम हो जाता है, हरिमाहीनता पत्तियों में देखने के लिए मिलती है, पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है और आपको बताया पत्तियां जो होती हैं उसका शीर्ष भाग नीचे की ओर झुक जाता है, जिसे अंकुरित शीर्ष कहा जाता है। देखिए हमने आपसे कैल्शियम पर बात कर ली है, कैल्शियम के बाद हम बात करने जा रहे हैं पोटेशियम पर। ठीक है, देखिए पोटेशियम, चलो कैल्शियम के बाद हम मैग्नीशियम पर आपसे बात कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे इस पर, पोटेशियम पर। देखिए नेक्स्ट कैल्शियम के बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अनिवार्य तत्व पर, और वो है मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो होता है ये भी किस में पाया जाता है, मृदा में अयस्क के रूप में क्या है, पाया जाता है। मृदा में ये किसके रूप में पाया जाता है, डोलामाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। डोलामाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और ये क्या हो गया, ये डोलामाइट का सूत्र हो गया। यानी कि मैग्नीशियम जो होता है वो मृदा के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलामाइट अयस्क के रूप में क्या है, पाया जाता है। पौधे जो होते हैं वो मैग्नीशियम को, पौधे जो होते हैं वो मैग्नीशियम को मृदा से मैग्नीशियम आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे मैग्नीशियम को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं, मैग्नीशियम आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर बात हो गई। आपको मैं बता दूं ये मैग्नीशियम आयन होता है जो पादपों में पर्णरहित का एक मुख्य क्या होता है, घटक होता है। अर्थात पादपों में पर्णरहित का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है। क्योंकि पौधे जो है वो मृदा से जब मैग्नीशियम आयन को अवशोषित कर लेते हैं तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या है, उनका रंग हरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें कौन से वर्णक का निर्माण हो जाता है, पर्णहरित का निर्माण हो जाता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो पादपों के अंदर पर्णहरित का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। ठीक है, मैग्नीशियम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो होता है वो पर्णहरित का एक मुख्य क्या होता है, घटक होता है। और मैग्नीशियम पर्णहरित होगा तो पादपों में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, पौधे की पत्तियों में जब पर्णहरित होगा, कब होगा पर्णहरित, जब मैग्नीशियम का उनके द्वारा मृदा से ग्रहण कर लिया जाएगा। पौधे जब मैग्नीशियम आयनों को मृदा से ग्रहण कर लेते हैं तो पादपों की पत्तियों में पर्णहरित का निर्माण हो जाता है। और पर्णहरित का निर्माण होगा तो पादपों में कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ साथ पादपों में प्रोटीन संश्लेषण की भी क्या होती है, क्रिया होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। देखिए मैंने लिख दिया है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। या हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पादपों के लिए क्या है, पादपों के लिए जो मैग्नीशियम होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं पादपों की कोशिकाओं में क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है,
ये राइबोसोम जो होता है वो, जैसे मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब ये 70S जो है वो दो उप इकाइयों से मिलकर के बना है, 30S प्लस 50S। ठीक है, और इसकी संरचना आपने देखी होगी, इस तरीके की होती है। ये दो उप इकाइयां होती है, ये 30S होता है, ये कौन सा होता है, 50S होता है। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। छोटी इकाई जो होती है वो 40S, S का अर्थ होता है स्वेडबर्ग इकाई, ये एक इकाई होती है, और ये 60S। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से हमने इसका भी डायग्राम बना दिया। ये 40S, ये छोटी उप इकाई हो गई, और ये बड़ी उप इकाई होगी जो 60S की। यानी कि ये छोटी और बड़ी उप इकाइयों को जो जोड़ा जाता है वो किसके द्वारा जोड़ा जाता है, मैग्नीशियम के द्वारा जोड़ा जाता है। अर्थात राइबोसोम की जो उप इकाइयां होती हैं, यानी कि मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और ये दोनों राइबोसोमों की उप इकाइयों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मैग्नीशियम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या काम करता है कि राइबोसोम की जो दो उप इकाइयां होती हैं उन उप इकाइयों को जोड़ने की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों राइबोसोम की उप इकाइयों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये दूसरा करैक्टर यानी कि इनका महत्वपूर्ण लक्षण हो गया है किस तत्व का, मैग्नीशियम तत्व का। तीसरा मैं आपको बता दूं, पादपों के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उस न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में, ठीक है, पादपों में न्यूक्लिक अम्लों का जो संश्लेषण होता है उनके संश्लेषण के लिए कुछ एंजाइम होते हैं। उन एंजाइमों को सक्रिय बनाने में कौन सहायक होते हैं, मैग्नीशियम सहायक होते हैं। पादपों में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए। पादपों में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं यानी कि डीएनए और जो आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए कुछ एंजाइम होते हैं। उन एंजाइमों को सक्रिय बनाने में कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम सहायक होता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण की क्रिया के लिए, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों को सक्रिय बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण के लिए एंजाइमों के सक्रियण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, एंजाइमों के निर्माण की, यानी कि एंजाइमों के सक्रियण की क्रिया में कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, सहायक होता है। अब हम आपसे बात करते हैं, देखिए एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मैग्नीशियम जो होता है वो मृदा में अयस्क के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट और डोलामाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। पौधे जो होते हैं वो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब पौधे मैग्नीशियम आयनों को ग्रहण कर लेते हैं तो पादपों में पर्णहित का निर्माण होता है। अर्थात पर्णहित का मुख्य घटक कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए और प्रोटीन संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरा मैंने आपको बताया राइबोसोम की उप इकाइयों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम सहायक होता है। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों के लिए या न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण के लिए एंजाइमों के सक्रियण की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण करैक्टर हैं, कौन से, अनिवार्य तत्व का, मैग्नीशियम अनिवार्य तत्व का। इज इट राइट? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए मैग्नीशियम आयन की न्यूनता के क्या लक्षण होते हैं, न्यूनता के लक्षण, यानी कि जब पादपों में मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाती है तो पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
तो न्यूनता के लक्षणों पर हम बात करते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए पहली बात है, अगर पादप ने मैग्नीशियम को कम मात्रा में अवशोषित किया है, ठीक है, तो पर्णहरित क्या होगा, कम होगा। पर्णहरित कम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि पादपों में मैग्नीशियम का क्या हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। दूसरी बात है, जब पादपों में मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम तत्वों की कमी हो जाती है, तो पत्तियां जो होती हैं उसमें अंतराश्रीय हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियों में कौन सी हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, अंतराश्रीय, इंटरवीनल क्लोरोसिस, ठीक है। जब पादपों के अंदर मैग्नीशियम तत्व का अभाव हो जाता है या मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो उनकी पत्तियों के अंदर अंतराश्रीय हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा हमने आपको बताया, इनके अंदर मैग्नीशियम की कमी से अंतराश्रीय हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। अंतराश्रीय हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, जब पादपों में मैग्नीशियम तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आपको बता दूं, जब उनमें बीजों का निर्माण होता है तो उन बीजों में तेल की क्या हो जाती है, कमी होती है। अर्थात मैग्नीशियम जो तत्व होता है वो बीजों के अंदर तेल के निर्माण में सर्वाधिक रूप से क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अगर मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पौधे ने अवशोषित किया है, तो उस बीज के अंदर, उस पौधे से प्राप्त होने वाले बीज के अंदर तेल की जो मात्रा होगी, क्वांटिटी ऑफ ऑयल होगा, उसका मात्रा क्या होगी, तेल की मात्रा उस बीज के अंदर क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो बीजों में तेल के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। किसके निर्माण की क्रिया में सहायक होता है, तेल के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो बीजों, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो बीजों में तेल का निर्माण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तेल का निर्माण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाए, पादपों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो एंथोसायनिन वर्णक का क्या होगा, निर्माण होगा। मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पादपों में एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण होगा, और एंथोसायनिन वर्णक का जब निर्माण होगा तो मैंने आपको बताया कि पत्तियां जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, या तो लाल रंग की हो जाएगी, या पीले रंग की हो जाएगी, या नारंगी रंग की हो जाती है। तो पत्तियां, ठीक है, मैग्नीशियम के कमी के कारण ही पत्तियां लाल, पीली और नारंगी रंग की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उनमें एंथोसायनिन वर्णक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए एक बार मैग्नीशियम की कमी से होने वाले पादपों पर पड़ने वाले प्रभाव पर बात करता हूं। मैग्नीशियम की कमी होगी तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी से पादपों के अंदर अंतराश्रीय हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी से बीजों के अंदर तेल का निर्माण कम हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पादपों में एंथ्रोसायनिन वर्णक का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, या फिर नारंगी रंग का हो जाता है। इसी के साथ हमारा मैग्नीशियम तत्व क्या हुआ, समाप्त हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। देखिए अगला हम तत्व पर बात कर रहे हैं और वो है पोटेशियम, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट जो है अनिवार्य पोषक तत्व और वो है पोटेशियम। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने ध्यान से सुना, कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम,
इनका मृदा में क्या होता है, अभाव होता है, मृदा में इनकी कमी होती है और इनकी उपयोगिता जो होती है वो पौधे के लिए क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इन तीनों तत्वों को, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है, क्रिटिकल एलिमेंट के नाम से भी इनको क्या है, जाना जाता है। ठीक है, देखिए पोटेशियम जो होता है इसका अवशोषण पौधे, पोटेशियम जो होता है इसका अवशोषण पौधे किसके रूप में करते हैं, पोटेशियम आयनों के रूप में करते हैं। पौधे जो होते हैं वो पोटेशियम का अवशोषण किसके रूप में करते हैं, पोटेशियम आयनों के रूप में करते हैं। मृदा में पोटेशियम आयन क्या होते हैं, विलयशील अवस्था में पाए जाते हैं। पोटेशियम आयन मृदा में कैसे पाए जाते हैं, विलयशील अवस्था में पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं, पोटेशियम की जो आवश्यकता होती है वो पादपों को क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को सर्वाधिक होती है, फास्फोरस की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, इसी तरीके से पोटेशियम की आवश्यकता भी पौधे को क्या होती है, सर्वाधिक होती है। परंतु मैं आपको बता दूं, पोटेशियम जो होता है, ठीक है, ये पादपों में संरचनात्मक भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, पोटेशियम जो होता है वो पादपों में संरचनात्मक, पादपों में पोटेशियम की संरचनात्मक भूमिका नहीं होती है। अर्थात ये पौधे के अंदर कोई संरचना का निर्माण नहीं करते हैं, कोई सी रचना का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। रचनात्मक तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जो किसी पौधे के किसी भाग का, किसी पार्ट का निर्माण करते हैं, वो रचनात्मक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया ऊर्जा संबंधित तत्व, जिसमें मैंने आपको बताया था फास्फोरस फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये क्या है, ऊर्जा वाले तत्व होते हैं, ऊर्जा संबंधित तत्व। तीसरा होता है एंजाइम सक्रियक तत्व, जिसमें मैंने आपको मैग्नीज बताया था, मैग्नीशियम बताया था, मैग्नीज बताया था, मोलिब्डेनम बताया था। ये सारे तत्व क्या है, एंजाइम सक्रिय तत्व। ऐसे ही पोटेशियम जो होता है, इसकी आवश्यकता पौधे को जरूर, बेशक जरूर ज्यादा होती है, पौधे को पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, परंतु ये पौधे के अंदर किसी संरचनात्मक भूमिका का निर्माण नहीं करता है। अर्थात किसी संरचना का ये निर्माण पौधे के अंदर नहीं करता है। ये बात सुनना आ जानी चाहिए। आपको मैं बता दूं, पोटेशियम की जो आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता कहां कहां होती है, 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में होती है। पोटेशियम की आवश्यकता पादपों में जैव रासायनिक क्रियाओं में होती है। नंबर 1, रंध्रों के खुलने और बंद होने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पोटेशियम की आवश्यकता कहां कहां पर होती है, पोटेशियम की आवश्यकता मैंने बताया पादपों की जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायक होती है। ऋणायन उदासीनीकरण की क्रिया में सहायक होती है। ऋणायनों के उदासीनीकरण में पोटेशियम क्या होता है, सहायक होता है। एंजाइमों के सक्रियण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और परासरण विभव में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। अर्थात पोटेशियम की आवश्यकता जैव रासायनिक क्रियाओं में, पोटेशियम की आवश्यकता किसमें होती है, पोटेशियम की आवश्यकता पादपों को जैव रासायनिक क्रियाओं में, एक तो जैव रासायनिक क्रियाओं में होती है इनकी पोटेशियम की आवश्यकता, दूसरा ऋणायनों की उदासीनीकरण की क्रिया में इनकी आवश्यकता होती है। ऋणायनों के उदासीनीकरण की क्रिया में सहायक होता है। तीसरा, पोटेशियम की जो आवश्यकता होती है वो एंजाइमों के सक्रियण में, एंजाइमों के सक्रियण में सहायक होती है। ठीक है, या आवश्यकता होती है। और सबसे चौथी पॉइंट मैंने बताया, परासरण विभव में इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। परासरण विभव में इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जैव रासायनिक क्रियाओं को ऋणायनों के उदासीनीकरण की क्रिया में, एंजाइमों की सक्रियकरण की क्रिया में, और परासरण विभव में क्या है, पोटेशियम तत्व की क्या है, पौधे को आवश्यकता होती है। पोटेशियम जो होता है वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, मैंने आपको बताया पोटेशियम जो होता है वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है।
पादपों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में क्या होता है? रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। तीसरा मैं आपको बता दूं, जो फल और बीज होते हैं, ठीक है, फल और बीजों की सामान्य वृद्धि में, फल व बीजों की सामान्य वृद्धि में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। फल व बीजों की सामान्य वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है। पोटेशियम जो होता है, इसकी आवश्यकता 4 जगह होती है। जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायक, ऋणायनों के उदासीनीकरण में, एंजाइमों के सक्रियण में, परासरण विभाव में क्या होते हैं? इनकी आवश्यकता होती है। साथ में पोटेशियम जो होता है वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में सहायक होता है। मैंने आपको नाइट्रोजन में बताया था कि नाइट्रोजन भी जो होता है वो पादपों के रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में सहायक होता है। और ये आपको मैंने बता दिया, पोटेशियम जो होता है वो फल और बीजों की सामान्य वृद्धि के अंदर क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये क्या है? पोटेशियम अनिवार्य तत्व के बारे में आपको हमने सामान्य जानकारी बताई है। ठीक है। अगर पौधे को इस सामान्य रूप से उपलब्ध होगा तो ये पौधे में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न करता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई पोटेशियम की कमी से पादपों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनकी लक्षणों पर बात करते हैं। पोटेशियम की कमी से पादपों के लक्षण क्या होते हैं, उन पर बात कर रहे हैं। देखिए, अगर पादपों में पोटेशियम की कमी हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि पादपों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, पादपों को पर्याप्त मात्रा में मृदा से पोटेशियम का अवशोषण नहीं करे, या मृदा के अंदर पोटेशियम का अभाव हो, अर्थात मृदा के अंदर पोटेशियम की कमी हो, अर्थात पौधे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में पादपों में रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नंबर 1 बात। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, फल और बीजों की सामान्य वृद्धि नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब पोटेशियम क्या है? पोटेशियम आयन, यानी कि पोटेशियम का अवशोषण पौधे के द्वारा नहीं हो, अर्थात जब पादपों में पोटेशियम की कमी हो जाए तो। तीसरा है कि इस पोटेशियम की कमी से, ठीक है, पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है? हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है? हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अर्थात पत्तियां पीली पड़ जाती है। तीसरा है, तने जो होता है, पौधे का जो तना होता है उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। पोटेशियम की कमी से पादपों में तने की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। तने की जो वृद्धि हो जाती है वो वृद्धि कैसी हो जाती है? रुक जाती है। और सबसे अंतिम बात कर रहा हूं कि पौधे के द्वारा जब पोटेशियम का अवशोषण नहीं हो, अर्थात पोटेशियम की कमी पौधे में हो जाए, तो उस स्थिति में पादपों में प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। अर्थात उन पादपों में प्रोटीन संश्लेषण कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपको पता है कि प्रोटीन यानी कि पोटेशियम की कमी होने पर, पादपों में पोटेशियम की कमी होने पर प्रोटीन संश्लेषण कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर बात समझ आ गई? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं पोटेशियम के लिए कि भाई पोटेशियम जो होता है, ठीक है, इसकी कमी होने पर रोग प्रतिरोधी क्षमता पादपों में कम हो जाती है। पोटेशियम की कमी से पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है।
पोटेशियम की कमी से पौधे के तने की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। और सबसे अंतिम मैंने बात की कि पोटेशियम की कमी से पादपों में प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाता है। ठीक है, बाकी शेष अनिवार्य तत्वों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।